Hello everyone, welcome to my UPSC UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर की एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 रेगुलर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। टोटल अभी तक 33 टेस्ट कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनके 34 हो चुके हैं। आपको यहाँ थोड़ा डिले मिलता है। जो नए हैं वो एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, किस तरीके से तैयारी शुरू करनी है, आप पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ये जो टेस्ट आपको यहाँ करवाए जा रहे हैं ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अभी टाइम आपके एग्ज़ाम में, आप अभी प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टार्ट, अगर अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया तो। लेट्स बिगिन। निम्नलिखित में से हाल ही में जैव विविधता, देखिए ये जो टेस्ट है ये करंट अफेयर्स प्लस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन दोनों पे बेस्ड है। वीक में एक फुल लेंथ टेस्ट करवा रहे हैं और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक या टॉपिक स्पेसिफिक या यूनिट स्पेसिफिक विद करंट अफेयर करवा रहे हैं। रिवीजन टेस्ट भी शुरू हो चुके हैं तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। भारत ने हाल ही में जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने अभी रिसेंटली जो पर्यावरण, वन और क्लाइमेट ये डिपार्टमेंट है जलवायु परिवर्तन का, उसने जैव विविधता संरक्षण पे नेपाल सरकार के साथ एक समझौता किया है। अभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, नेपाल। सोवियत संघ के पतन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति के ठीक बाद 1992 में कौन सी नीति शुरू की गई थी? जो भारत ने क्या है अपना ध्यान पहली बार साउथ ईस्ट एशिया की तरफ केंद्रित किया था। जो शीत युद्ध की एक लंबी जो कोल्ड वार था उसकी एक लंबे टाइम इंटरवल के बाद से इसको उपेक्षित कर दिया था, इग्नोर किया गया था। और उसके बाद से रेगुलर पे जो भी गवर्नमेंट्स आए उन्होंने इसको और मजबूत किया है। और अभी रिसेंटली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने इसमें लुक ईस्ट पॉलिसी में चेंज किया है। ये है लुक ईस्ट पॉलिसी। और ये कौन लेके आए थे? पहली बार ये 1992 में ये पॉलिसी लाई गई थी जो नरसिम्हा राव सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, वो इसको लेके आई थी लुक ईस्ट पॉलिसी को। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पोषण माह हर साल किस महीने में मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण माह है, ये कब मनाया जाता है? देखिए हर साल ये 1 से और 7 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय पोषण वीक मनाया जाता है, पोषण सप्ताह मनाया जाता है, ताकि पौष्टिक जो भोजन है उसके महत्व को या अवेयरनेस के पर्पज से किया जाता है। और जो WCD मिनिस्ट्री है, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वो 1 से और 30 सितंबर तक पूरे देश में ये राष्ट्रीय पोषण माह 2022 मनाया है। और ये कौन सा एडिशन था? ये राष्ट्रीय पोषण माह जो माह है उसका 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया है ये 2022 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका करेक्ट आंसर आएगा सितंबर में। एक क्वेश्चन पर्टिकुलर स्पेशल डे या इस चीज़ का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच कर रहा है? वारकरी संप्रदाय, तुकाराम, विशिष्टाद्वैत श्री रामानुजाचार्य, शुद्धद्वैत वल्लभाचार्य, ये सारे ही सही मैच कर रहे हैं। ये सारे ही सही मैच कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ओखोत्स्क सागर जो खबरों में है, किस महासागर का ये है समुद्र? किस ओशियन में है ये ओखोत्स्क सागर? देखिए जब से ये रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रहा है, उसके बाद अमेरिका है जो प्रेशर लगा रहा है कि रशिया को एक साइड लगाना या रशिया को कि आप ये रोकिए यूक्रेन पे जो युद्ध कर रहे हैं,
और दूसरा चाइना और रशिया, रशिया और चाइना मिलके और ये वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। दोनों कहाँ पे कर रहे हैं? ये जापान के सागर में कर रहे हैं, और ये ओखोत्स्क सागर है, ये वहीं है। रूसी और चीनी सेनाएं हैं जो ये वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास है। कौन सा? वोस्तोक, ये ध्यान रखिएगा। ये नौसेनाएं जल में और जापान सागर और ओखोत्स्क सागर के जो कोस्टल एरिया वहाँ पे वार एक्सरसाइज कर रही हैं ये रूस और चाइना की। ये जो सागर है ये पैसिफिक ओशियन में आता है, प्रशांत महासागर में। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ये इंडियन मिरर, भारतीय दर्पण, संवाद कौमुदी और मिरातुल अकबर, उपरोक्त में से किसकी स्थापना और संपादन राजा राम मोहन राय ने किया था? राजा राम मोहन राय ने इनमें से किसकी स्थापना या संपादन किया था? तो देखिए, ये जो इंडियन मिरर है, भारतीय दर्पण, इसकी शुरुआत की थी 1861 में। और ये किसने की थी? ये की थी केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी। मिरातुल अकबर जो है ये एक फारसी पत्रिका थी और इसकी स्थापना और संपादन दोनों राजा राम मोहन रॉय करते थे। और जो संवाद कौमुदी है ये 19वीं सेंचुरी के शुरू में ही राजा राम मोहन राय ने इसकी समाचार पत्र था, इसकी शुरुआत की थी। ये एक बंगाली साप्ताहिक था संवाद कौमुदी, ये वीकली बंगाली न्यूज़पेपर था। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा, ये सेकंड और थर्ड राजा राम मोहन राय ने किए थे, बाकी फर्स्ट केशव चंद्र सेन ने। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप सब्सक्राइब करके ही जाएं। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सफलतापूर्वक बायो विलेज, ये बायो विलेज है, इसकी स्थापना की है? किसने की है ये बायो विलेज की? अभी रिसेंटली जो स्थापना की है ये क्लाइमेट को लेकर की है। इसके जो क्लाइमेट चेंजेज है इनको लेके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े होंगे आपने, उससे रिलेटेड है ये। और ये कितने टोटल 5 बायो विलेज है जो ये शुरू किए हैं अभी त्रिपुरा ने। किसके लिए? जो जैविक खेती है उसको बढ़ाने के लिए किया है ये शुरू। निम्नलिखित में से कौन तिनकटिया प्रथा से संबंधित है? ये तिनकटिया प्रथा क्या थी? ये प्रथा थी कि बिहार में जो मूल किसान थे उनको यूरोपियन जो बागान मालिक थे वो है जो मजबूर करते थे कि वो अपनी 320 ये इतने हिस्से में जो उनकी मेन लैंड है उसके इतने हिस्से में क्या करें? इंडिगो, नील की खेती करने के लिए, नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। और इसी वजह से जो वहाँ के लोकल फार्मर्स थे उन्होंने इस मुद्दे को दुखी होकर और बाद में ये महात्मा गांधी तक पहुंचा था। और इसी को लेकर 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था। इसका करेक्ट आंसर आएगा चंपारण, बिहार में। खबरों में रहा ऑपरेशन लंदन ब्रिज किस क्षेत्र से जुड़ा है? ये पूछा जा सकता है, काफी बड़ा इंसिडेंट था ये ऑपरेशन लंदन ब्रिज। देखिए, जो ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष की जो डेथ हुई थी अभी महारानी की, उससे जो डेथ हो गई उसके बाद उसका आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, उससे निपटने की जो योजना थी उसको बोला जाता है ऑपरेशन लंदन ब्रिज। अभी जो महारानी एलिजाबेथ सेकंड थी उनका डेथ हुई थी, तो उसकी डेथ के बाद जो क्या क्या सेरेमनी, क्या प्लानिंग रहेगी उससे निपटने के लिए से ये ऑपरेशन लंदन ब्रिज शुरू किया गया था। और जो उनके महल में क्या कार्यक्रम होंगे, किस तरीके से योजना होगी, जो उनका महल था कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। जो स्कॉटलैंड में उनका महल था वहाँ पे जो कार्यक्रम होंगे, जो योजना होगी, उसका कोड नेम था ऑपरेशन यूनिकॉर्न।
ये दो ध्यान में रखने हैं आपको। ऑपरेशन यूनिकॉर्न तो स्कॉटलैंड में उनके महल में, और ऑपरेशन लंदन ब्रिज डेथ के बाद जो फ्यूनरल होगा उसके लिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से कीजिए। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि कौन सी पहले हुई है, फिर उसके बाद कौन सी हुई है, ये बताना है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ये कब हुआ? ये 7 सितंबर 1931 में शुरू हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, और 1 दिसंबर 31 को ये समाप्त हुआ था, और ये सम्मेलन लंदन में ही था, और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इस सम्मेलन में सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने भी भाग लिया था, और एनी बेसेंट ने इसमें महिलाओं का नेतृत्व किया था। ये जो दूसरा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये सक्सेस नहीं हुआ था। उसकी वजह थी सांप्रदायिकता के कारण, सांप्रदायिकता की वजह से असफल हो गया था। और इसके बाद में ही, इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में फिर गांधी जी ने है जो भारत में आके और 1932 में क्या शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ये जरूर पढ़िएगा, मैं बार बार बताता हूँ आपको, ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कराची में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, ये कब हुआ था? ये 29 मार्च को 1931 में, ये 29 मार्च 1931, और ये सितंबर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कराची सेशन की वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इस अधिवेशन में जो दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था, यानी गांधी इरविन एग्रीमेंट, उस को एक तरीके से स्वीकृति दी थी। पूर्ण स्वराज का जो मांग थी उसको फिर से दोहराया गया था। इसी में है जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने का जो सेक्रीफाइस था उसको अप्रिशिएट किया गया था। इसके बाद में है भगत सिंह की फांसी। भगत सिंह को कब फांसी हुई थी? 23 मार्च 1931 को। और गांधी इरविन समझौता, जो गांधी और इरविन समझौता है, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो ये सब क्लोज ही है, 31 की ही है सारी घटनाएं, इसलिए आप इनको जरूर पढ़े, जरूर ध्यान में रखें। अब इसका हम आंसर देखते हैं, क्या करेक्ट आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3rd, 4321, गांधी इरविन समझौता, देन भगत सिंह फांसी, देन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, और उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन। किस राष्ट्रीय उद्यान में, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से चीतों को लाया गया है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आने वाले टाइम में ये जो चीताज है, इनका नाम भी रखा जाएगा, इनके आइडेंटिफिकेशन, तो उनके नाम भी जब रखे जाएं वो ध्यान में रखिएगा, वो पूछा जा सकता है, दे दिया जाएगा कि ये क्या है, तो वो आपको अपडेट रहना है, या फिर आपको यहाँ पे करवा दिया जाएगा जो भी अपडेट होगा, या टेस्ट सीरीज में आपको बता दिया जाएगा। ये अभी मध्य प्रदेश में है, कूनो नेशनल पार्क, कूनो पालनपुर नेशनल पार्क है, यहाँ पे लाया गया था। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको सभी को पता होगा। ये एक्चुअली 1952 में है, जो एक्सटिंक्ट हो गए थे चीता, और 2009 में ये अफ्रीका चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया शुरू किया था। ये ध्यान रखिएगा, अफ्रीका चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया, ये 2009 में शुरू किया गया था। इसी के अकॉर्डिंग ये अभी लेके आए हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। किस सेशन में बने थे ये? किस कांग्रेस के किस सेशन में इन्होंने सीताभी पट्टारामैया को हराया था? देखिए, ये जो पट्टाभी सीतारामैया थे, इनके ये महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे। ये क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि अभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, और उसको डेली उसमें कुछ न कुछ नया ट्विस्ट आता है, अलग अलग अपने लेवल पे खड़े किए जा रहे हैं, तो ये अभी काफ़ी चर्चा में है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये पट्टाभी सीतारामैया है, ये महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे, और ओपनली गांधी जी ने कहा था कि इनकी हार है जो मेरी हार होगी, और ये 1939 में होना था ये चुनाव। इसमें
सुभाष चंद्र बोस ने अपना नाम घोषित कर दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने लड़ने से इनकार कर दिया था। ये अभी जो पोजीशन बन रही है कि जो पहले के प्रेसिडेंट रहे हैं राहुल गांधी, इन्होंने मना कर दिया है लड़ने से, वैसे उस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया था लड़ने से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपना नाम वापस ले लिया था, जैसे दिग्विजय सिंह ने ले लिया। तो ये इसी तरीके का रिपीट हो रहा है। और सीतारामैया जैसे अभी कोई खड़ा कर दिया हो कैंडिडेट, उसी टाइम महात्मा गांधी ने ये पट्टा भी सीतारामैया को खड़ा किया था और इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। और महात्मा गांधी इससे काफ़ी उन्होंने कहा था कि ये मेरी हार है, इसकी सीतारामैया की हार है जो, और उससे उनके मन में भी काफ़ी कड़वाहट रही या ना रही, लेकिन वो वर्धा चले गए थे उसके बाद। वो तो क्या कड़वाहट रही, लेकिन वो वर्धा चले गए थे और उसी से देख कर फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया था और फिर वो कांग्रेस से अलग होकर अपना अलग रास्ता चुन लिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जैसे अभी कई लीडर्स कर रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद ने अलग पार्टी बना ली और भी कई लीडर्स इधर उधर जा रहे हैं। ये पॉलिटिक्स में चलता है, ये कोई नया नहीं है। ये हो सकता है हमारे लिए नया हो, लेकिन ये पॉलिटिक्स में आम नॉर्मल चीज़ें हैं, ये कोई बड़ा नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा सुभाष चंद्र बोस जो अध्यक्ष बने थे, ये कौन से सेशन में बने थे, इनको आप जरूर पढ़िएगा। ये त्रिपुरी सेशन था 1939 का। MEITY ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है। स्टार्टअप हब ने XR स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? ये किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? अभी रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने मेटा की एक पहल के साथ में ये स्टार्टअप में तेजी लाने के लिए शुरुआत की है। मेटा, ये आपको पता होना चाहिए, फेसबुक। बटलर समिति 1927 का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी बनी थी 1927 में और इसके अध्यक्ष कौन थे? हरकोर्ट बटलर, सर हरकोर्ट बटलर इसके अध्यक्ष थे। और इसका जो मेन उद्देश्य था इस कमेटी का, वो था जो भारतीय प्रांत और जो क्राउन था उसके बीच में संबंधों को सुधारना। जो इंडियन प्रोविंस थे वो और जो क्राउन, ब्रिटिश क्राउन था, उसके बीच में रिलेशन अच्छे करना, सुधारना, ये इस कमेटी का उद्देश्य था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ भागीदारी की है? ये IPPB ने, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसने वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए ये शुरुआत की है। इसको बोला जाता है एक तरीके से, ये इंडियन ट्विटर, वर्जन ऑफ ट्विटर बोला जाता है, भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है ये कू, इसके साथ की है। कू है जो देखिए ये इंडियन लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाता है कम्युनिकेशन, लगभग 10 इंडियन लैंग्वेज में ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है। काफ़ी लोग अभी इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ट्विटर का इसको अल्टरनेट देख रहे हैं। इसने Tier 2 और Tier 3 जो शहर हैं उनमें वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए ये कू के साथ में साझेदारी की है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी और 100% आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये प्रीवियस एक्सपीरियंस भी रहा है और ये आपको कई आपके मित्र जो सेलेक्ट हुए हैं पिछली बार वो बता देंगे। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का मेज़बान कौन सा देश है? देखिए ये जो अभी पहले फीफा ने इस पर काफ़ी कड़ा रुख कर लिया था, फीफा का जो होने वाला है इंडिया में अक्टूबर में, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा, एक कमेटी बनाई, उसके बाद से वापस इसका प्रोसेस कंटिन्यू रहा है। तो ये जो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारत में पहली बार होगा, ये 11 से और 30 अक्टूबर को 2022 के बीच होगा। भारत ने, आपको पता हो तो इससे पहले फीफा अंडर-17 जो मेल वर्ल्ड कप था 2017 में, उसकी भी मेज़बानी की थी। वो नवी मुंबई गोवा में खेले जाएंगे, ये मैच है जो मुंबई और गोवा में, और इसमें भुवनेश्वर सहित जो 16 टीमें हैं इस आयोजन में भाग लेंगी। टोटल है जो फीफा के साथ इसमें एक एग्रीमेंट हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है सी। आप जो
यहाँ पे देखते हैं उसमें आपको 10-15 के आसपास क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज में आपको पूरे 30 क्वेश्चन मिलते हैं। हर टेस्ट में 30 क्वेश्चन करवाए जाते हैं आपको जीएस के पेपर में, वही आपके एग्जाम में भी 30 आते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे दे रखा है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपको उसमें नोट्स, कंप्लीट टेस्ट, आपका एक सारा आपको कोर्स मिल जाएगा उसमें। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।